हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का जो वीडियो है गाइस वो बिगिनर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जिनके बच्चे 5 ईयर से ज़्यादा हैं या 10 ईयर्स तक हैं, जितना मुझे अपने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस है गाइस, उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि आज मैं आपको एक ऑटिज़म का जो एक मतलब, अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो आपको कौन सा ट्रैक फॉलो करना है और उस ट्रैक पे आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इस तरह से मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है गाइस। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी जिन चीज़ों का आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स इस वीडियो के बना चुकी हूँ गाइस, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और आज फिर से मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी और कुछ नए पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरी जो मेरी जर्नी है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया है या मुझे लगता है कि वो एक ऑटिज़म पेरेंट को उनका नॉलेज होना ही चाहिए, तो वो डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सबसे पहला पॉइंट होता है गाइस, जैसे ही आपके बच्चे को ऑटिज़म डिटेक्ट होता है 2 साल में, 2.5 साल में या 3 साल तक तो मैक्सिमम हो ही जाता है। अर्नब का 2.5 ईयर में हुआ था। तो उस टाइम पे सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो ऑटिज़म का नॉलेज गेट करना होता है गाइस, और जो कि आज की डेट में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अगर वेल एजुकेटेड हैं तो गूगल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको, खुद मैंने इतने ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको ईजिली ऑटिज़म का जो है वो ब्रीफिंग में नॉलेज मिल जाता है। तो इससे क्या होता है गाइस, ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है, ऑटिज़म के लिए खुद को एजुकेटेड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि तभी हम लोग समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे का जो यूनिक बिहेवियर है, जो हम लोगों को लग रहा है कि हमारा बच्चा नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हमें पता चलेगा कि ऑटिस्टिक बच्चे में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं और किन किन चीज़ों की वजह से हमें क्या क्या बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको रीज़न पता होगा कि मेरा बच्चा ये बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन निकालने में भी कामयाब रहेंगे। तो दैट्स वाई खुद के लिए ऑटिज़म को एजुकेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है। बहुत सारे आपको पेरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे, कमेंट में भी मैं देखती हूँ गाइस, मुझे लगता है वो पता नहीं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं होते हैं, तो दैट्स वाई लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ऑटिज़म का नॉलेज नहीं है, और दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं सही तरीके से अपने बच्चे के साथ काम नहीं कर पाते हैं गाइस। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझिए। और सेकंड पॉइंट होता है हमारा गाइस कि आप जितने मर्जी वीडियोस देख लो गाइस, तो आपको एक ही सेंसरी इशू को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबका सुनना है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका जो है वो एज ए पेरेंट आप ही डिसाइड कर पाओगे कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा तरीका काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ही बच्चे का एक्सपर्ट बनना पड़ता है, जो कि आप ऑलरेडी होते हो, बिकॉज 2 साल, 3 साल, 4 साल से आप अपने बच्चे को देखते आते हो। आपको पता चल जाता है, पैटर्न पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कौन सी सिचुएशन में कंफर्टेबल है, किन सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम होती है, किन सिचुएशन में उसको खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है। तो उन सब कंडीशन के हिसाब से आप ही सबसे बेटर आइडिया लगा सकते हो कि मेरे बच्चे के साथ क्या चीज़ काम करेगी। तो डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व करते रहना है इन सब चीज़ों को। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एंड द थर्ड पॉइंट्स इसमें ये होता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनिंग से ही अपनी ये मेंटेलिटी बना के चलिए गाइस। हम सब हमेशा जानते हैं कि ऑटिज़म एक डिफरेंट वर्ल्ड है, तो इनकी जो डेवलपमेंट है उसको एक नॉर्मल किड की डेवलपमेंट की तरह एक्सपेक्ट ना करें। इनकी जो आप जब भी कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं गाइस, बिकॉज हर चीज़ डिले होती है, हम सब देखते आते हैं, और अगर आपको बिलीव ना भी हो तो भी 5 ईयर्स तक आते आते आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि सब डिले हो रहा है और एक अलग ही स्पीड से चल रहा है। तो जिसमें कई पेरेंट टेस्ट हो जाते हैं कि 5 ईयर्स तक तो नॉर्मल बच्चे क्या क्या बोलने लग जाते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें समझ जाते हैं। तो बहुत बार आप सेम ही क्वेश्चन पूछते हो गाइस कि मेरा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है मैम, अभी तक वो कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं बोलता है गाइस। तो इट्स नॉर्मल इन ऑटिज़म। ऑटिज़म में लैंग्वेज बहुत डिले हो जाती है,
और ये मैंने देखा है। तो यहाँ पे ये चीज़, दूसरा पॉइंट ये भी आपको समझना पड़ेगा गाइस कि यहाँ पे सब कुछ नेचुरली नहीं चलता है। अगर और बच्चे को ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ है तो आप इस चीज़ का वेट तो मत करो कि वो नेचुरली सब चीज़ें सीखेगा, बिकॉज इसीलिए स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि जितना जल्दी आप लोग ओटी या स्पीच थेरेपी स्टार्ट करते हो उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो सब कुछ आपको मैनुअली फिट करना पड़ता है गाइस, एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर वोकैबुलरी इंक्रीज करनी पड़ती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखाना पड़ता है, एंड देन फ्रेज स्पीच आती है, देन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आती है, क्वेश्चन आंसरिंग, सब कुछ बहुत स्लो मैनर में जाता है। तो अगर आप उसकी स्पीड को देख के आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे तो डेफिनेटली आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे और गाइज आप अपने बच्चे के साथ काम नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को अपने बच्चे के साथ ही करें। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मेरा बच्चा 2 महीने क्या नहीं कर पाता था, 2 महीने के बाद क्या कर पा रहा है, मैं कुछ सिखा रही हूँ तो बच्चा सीख पा रहा है। उस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, वो चीज़ आपको खुद को भी मोटिवेट करेगी और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो बच्चे को भी वो फ्रस्ट्रेशन दिखती है, हमारा एग्रेशन दिखता है जो किसी से भी छुपी नहीं है। समटाइम्स हम लोग रॉन्ग बिहेवियर भी करते हैं गाइस, बिकॉज हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, और स्टार्टिंग में हम लोग भी अपने ऊपर इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सिचुएशन से हम लोग भी गुजरे हैं। तो ये जो मेंटालिटी होती है नॉर्मल किड की तरह डेवलपमेंट को एक्सपेक्ट करना, ये जो है वो खुद को भी स्ट्रेस में लेके जाती है और बच्चे को भी फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी देती है। तो इस चीज़ से आपको बचने की कोशिश करनी है। ये हमारा 3rd पॉइंट था। एंड द 4th पॉइंट पे आता है गाइस, हम लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना है। ऑटिस्टिक बच्चों में क्या होता है कि इनकी जो लर्निंग होती है इस तरह से नहीं होती है कि आप कुछ समझा रहे हो और वो 2-3 में या 3 दिन में या 4 दिन में या 1 महीने में सीख जाएं। हालांकि कुछ हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनका IQ समटाइम्स ज़्यादा होता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है, ये नॉर्मल लर्निंग कर पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी रेपिटेटिव लर्निंग ही उनका बेस्ट मेथड होता है। मतलब कोई चीज़ आपको सिखानी है तो डेली सिखानी है, रिपीट कर करके सिखानी है, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को सीखते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस, किसी चीज़ को सिखाने में आपको हो सकता है 5 मंथ लग जाएं, 6 मंथ लग जाएं, लाइक राइटिंग वगैरह में तो 1-1 साल लग जाता है। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसमें फ्रस्ट्रेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। मायने ये रखता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रेगुलर रहना है। अगर एक चीज़ बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको साइड में रोज़ रिपीट करते रहिए और उसके पैरेलल में कुछ और स्टार्ट कीजिए आप। अगर आप डेली सेम ही एक्टिविटी बच्चे को करवाते जाओगे और मान लो कि वो एक्टिविटी बच्चे के दिमाग में नहीं घुस रही है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है बिकॉज उसको वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको सिंपली रोज रिफ्रेश करते रहो और साइड में कुछ और पैरेलली स्टार्ट कर दो। उसको सेम एक्टिविटीज़ भी नहीं करवानी है। और जब बच्चा एक एक्टिविटीज़ को सीख जाता है तो उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करो। बोर हो जाते हैं गाइस, ये भी कंप्लेंट आपको काफ़ी पेरेंट्स से मिलेगी और मैंने भी ये चीज़ देखी है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट करो। अदरवाइज़ आपको पता है कि फिक्सेशन भी स्टार्ट हो जाती है और फिक्सेशन फिर छुड़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये हमारा 4th पॉइंट था। तो इसमें आपको गिव अप नहीं करना है गाइस। जैसे जिसकी वो अपनी स्पीड से सीख रहा है, बस उसका मीनिंग ये नहीं निकालना है कि 2 महीने में 3 महीने में अगर वो नहीं सीखा तो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। प्लीज़ नेवर थिंक लाइक दैट। मैंने भी यही सोचा था जब अर्नब 5, 6, 7 मंथ तक इवन वो पेंसिल तक पकड़ नहीं पा रहा था गाइज, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और मैंने स्पेशल टीचर तक ट्राई किया था। 1 आवर के लिए 500-600 तक लगते हैं, आपको सबको पता है सेशन के लिए, बट स्टिल मुझे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं दिखा था, तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई थी गाइज। बट मैंने एफर्ट करना नहीं छोड़ा था और फाइनली लगभग 1 साल के बाद अर्नब क्लियर तो नहीं लेकिन A to Z पूरे अल्फ़ाबेट जो है वो उनका आइडेंटिफिकेशन और उनको थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिख पाता था, लेकिन
लिख पाता था, समझ में आ जाता था कि ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि किसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यूसली करते जाते हो तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो ज़रूर सीखेगा। और अर्नब ने सारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, स्पेशली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, 2-2 3-3 साल लगाए हैं गाइस। तो कंटिन्यूस रहना है आपको, बस ये इम्पॉर्टेंट है बस। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 पॉइंट, यहाँ पे स्टिक टू शेड्यूल। हाँ, ये चीज़ भी मैंने देखी है गाइस। ये एक्चुअली आपने बहुत जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं होता है कि शेड्यूल को फॉलो करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं जब आप एक फिक्स शेड्यूल को लेकर चलते हो और बीच में जब आपको लगता है कि मैं कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाई, तो जब बच्चा अनकंफर्टेबल होता है तो आप समझ जाते हो कि शेड्यूल का ऑटिज़म में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्टिंग में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिन में जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हो उनका सेम टाइम रखिए और इवन सेम प्लेस रखिए, तो भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस लाने में, और उसको लर्निंग का हैबिट जो है वो कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये भी आप ज़रूर माइंड में रखिए और इस चीज़ को करके देखिए गाइस। हर चीज़ का आपको फिक्स टाइम बनाना है। प्लेग्राउंड में जाते हो आप, चाहे वो स्कूल में जा रहा है या घर में ओटी एक्टिविटीज़ का टाइम है या लर्निंग एक्टिविटीज़ का टाइम है या बच्चे के साथ आपका फ़न का टाइम है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, या वॉकिंग का टाइम है, कुछ भी करते हो उसको एक शेड्यूल में रखो। इससे फ़ायदा ये होता है गाइस कि आपको बच्चे को मतलब फोर्स नहीं करना पड़ता है। जो भी आप एक्टिविटी कराने जा रहे हो, बच्चा ईज़िली 1-2 महीने के बाद ईज़िली समझ जाता है कि मैं रोज़ इस शेड्यूल में काम करता हूँ, तो वो ईज़िली रेडी भी हो जाता है और उसमें वो आप चिड़चिड़ापन नहीं देखोगे, इरिटेशन वो आपको नहीं दिखेगी और आपको बिल्कुल शांति से आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा होता है। एंड देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ऑटिस्टिक बच्चों को लर्निंग कराने में कितना ज़्यादा मुश्किल काम है ये, उनका इंटरेस्ट किसी एक्टिविटी में लाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब नॉर्मल बच्चों को हम लोग कुछ सिखाते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि जो हम सीख रहे हैं उसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या आप बोलो तो भी वो समझ जाएंगे कि हाँ फ्यूचर में तुमको ये बनना है वो बनना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को तो बोल के कुछ समझ ही नहीं आता है, तो फिर हम उनको कैसे मोटिवेट करेंगे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अगेन आपने एक कॉमन पॉइंट सुना होगा, रिवार्ड सिस्टम। क्यों? लालच से क्या हो जाता है कि वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस तो नहीं समझते हैं कि जो हम लोग करवा रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, लेकिन अपना इनाम पाने के लिए वो उस एक्टिविटी को करने के लिए ज़रूर रेडी हो जाते हैं डेली। तो ये एक तरह का सबसे फर्स्ट और इजी मेथड है बच्चे को लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए या किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए रेडी करने के लिए, ये सबसे पहला मेथड है। तो अगेन हर ऑटिस्टिक बच्चे का जो फेवरेट आइटम है या एक्टिविटी है वो सब अलग है। मेरे बच्चे को जैसे खाना पसंद है तो मैं फूड आइटम्स यूज़ करती थी, लाइक ड्राई फ्रूट है या रेजिन है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी वो उसको जो भी कलर सॉर्टिंग होती थी या मैचिंग होती थी तो उसके लिए मैं उसको साथ में रेजिन रखती थी, तो जब भी वो अच्छा करता तो एक एक रेजिन मैं उसको देती जाती। तो ये जो है ये मेरे बच्चे का सिस्टम था। तो आपके बच्चे के हिसाब से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर उसको कोई टॉय पसंद है तो वो आप उसको तब तक मत दो जब तक वो आपकी एक्टिविटी नहीं कर लेता, उसको उसके सामने ही रखो एंड देन जब वो कंप्लीट कर लेगा उसके बाद आपको वो चीज़ उसको देनी है। तो डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कीजिए। तो ये जो रिवार्ड सिस्टम है हालांकि सबको पता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ये चीज़ भी आपको स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करनी है। उसका इंटरेस्ट देखना है कि किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, तो ये लर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जो नॉन वर्बल क्लूज़ होते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो समझने की कोशिश करनी होती है। हालांकि जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो तो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद आई थिंक 4 या 5 ईयर्स में तो बच्चे खुद हाथ लेके, ऑटिस्टिक बच्चे भी कुछ ना कुछ पॉइंटिंग करने लगते हैं, लाइक आपको लेके जाएंगे या कुछ ना कुछ इशारा करेंगे। जैसे अर्नब क्या करता था कि अगर उसको कुछ चाहिए,
किचन में, तो वो मुझे खींच के ले जाता था और मेरे हैंड को उस चीज़ के आगे करके एग्जैक्टली लाइक दिस वो ऐसे करता था और मुझे वो चीज़ चाहिए। या उसको पॉटी जाना है या सुसु जाना है तो वो पॉटी में टॉयलेट के सामने खड़ा हो जाता था जब वो 3-4 साल का था। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ऑब्ज़र्व करनी है कि बच्चा कोई नॉन वर्बल क्लू तो नहीं दे रहा है किसी चीज़ को करने के लिए। बिकॉज़ अगर वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है और अगर आप समझ जाते हो उन चीज़ों को तो मीन्स कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है चाहे वो नॉन वर्बल ही है तो बच्चा कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है और ज़्यादा एक्सप्रेशन देने के लिए। ये चीज़ मैंने देखी है, और ज़्यादा ट्राई करने के लिए, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए कि एग्जैक्टली मेरी नीड क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो कि वो कैसे पॉइंटिंग कर रहा है। ऑब्वियसली फिंगर पॉइंटिंग तो स्टार्ट होती ही नहीं है, 5 ईयर्स तक स्टार्ट नहीं हुई थी अर्नब की। उसके बाद 7-8 ईयर्स में जब वो बोल के समझने लगा तब हम लोग उसको बोलते थे कि फिंगर से पॉइंट करो, तब वो फिंगर से पॉइंट करने लगा और उसके कुछ सालों बाद वो नेचुरली फिंगर से पॉइंटिंग करने लगा। तो ये चीज़ें तो बाद में स्टार्टिंग होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है गाइस, तो आपको जो रॉन्ग बिहेवियर है, चिड़चिड़ापन है या एग्रेशन है या स्टीमिंग बिहेवियर, ये सब बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिकॉज वो स्टीमिंग इश्यूज़ और रॉन्ग बिहेवियर तभी होते हैं ना जब बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अपनी नीड को और आप नहीं समझ पाओगे कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। और क्या होता है कि अगर टाइमली ये क्लूज़ को आप समझ नहीं पाए तो बच्चा डीमोटिवेट होके वो नॉन वर्बल क्लू देना भी छोड़ देगा। और जब नॉन वर्बल क्लू देना ही छोड़ देगा तो बाद में वो वर्बल कम्युनिकेशन पे शिफ्ट होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेशन को आपको समझना है तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होने लगती हैं। तो वेट मत करो कि जब बच्चा बोलेगा तभी कम्युनिकेशन होगी। ऑटिज़म में सबसे पहले आई थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही स्टार्ट होती है। तो आप उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए कि बच्चा वो कर पा रहा है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइमली इसलिए बोल रही हूँ कि अर्ली एज में ही ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं गाइस, ये चीज़ें जो हैं वो आपको अर्ली चाइल्डहुड में ही समझनी पड़ेंगी और इनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी अर्ली चाइल्डहुड में करना पड़ेगा। तभी आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा बच्चे को समझना और बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। ये तो आपने कमेंट में भी पढ़ा होगा कि मेरा बच्चा 7 ईयर का है, 8 ईयर का है, अभी तक वो उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पेरेंट डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि पास्ट में कहीं आपने ये मिस्टेक्स तो नहीं की हैं। तो दैट्स वाई ये चीज़ें बिगिनिंग में स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गाइज, बच्चे के साथ फन करना। क्यों करना गाइस? जब तक वो घर में अपने ही मेंबर के साथ ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक बाहर पब्लिक प्लेस पे वो ग्रुप में इन्वॉल्व हो, ये चीज़ एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है गाइस। तो सबसे पहले तो घर पे हम लोगों को सिखाना होगा कि दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन की क्या नीड है। एक जो फ्रेंडशिप वे है वो आपको सिखाना होता है अपने बच्चे को। तो उसके लिए आप हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा काफ़ी होते हैं। इसमें आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो गाइस। जैसे हम लोग तो अर्नब को मतलब डिफरेंट वेज ढूंढते थे उसके बिहेवियरल इश्यूज़ को कम डाउन करने के लिए। तो क्या करते थे हम लोग, जैसे कि उसको क्या है, आप कहीं भी ग्रुप में अगर खाने बैठे हो, प्लेट में कुछ रखा है तो धड़ाम वो फटाफट करके पूरा प्लेट खाली करके खुद ही खा जाता था। उसको डर लगता था कि कहीं सारे ना खा जाएं। तो हम लोग बिठा देते थे उसको, जो भी चीज़ हम लोग खाते थे हम लोग उसी के हाथ में देते थे और उसको टर्न वाइज खिलाने के लिए बोलते थे। तो अब अर्नब एक अपने मुंह में डाल रहा है, फिर पापा के मुंह में डाल रहा है, फिर मम्मी के मुंह में डाल रहा है, तब जाके उसकी टर्न आ रही है। उसका फ़ायदा बाद में क्या हुआ गाइस, जब उसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि तुम हमें दो, तो वो बिना हमारी एब्सेंट के भी, मतलब अगर अकेले में कुछ खा रहा है तो भी उसको वो हैबिट पड़ गया कि कुछ भी खाना है तो पहले मम्मी पापा को खिलाना है।
तो मतलब यहाँ से ये बेनिफिट हो गया, कोई बाहर वाला देखेगा तो उसको लगेगा कि देखो बच्चा अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, कि मतलब कुछ भी खिलाने से पहले, वो खाने से पहले वो अपने माँ बाप को खिला रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस फ़न करने के लिए। आप सैटरडे संडे जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो वो आप वो चीज़ें कीजिए। अगर आप मदर और बच्चा ही घर में हैं तो समटाइम्स इमिटेशन जो आप सिखाते हो वो फ़न मेथड ही तो होता है। समटाइम्स आप उसकी जो वर्बल स्टीमिंग होती है या उसके जो मूवमेंट होते हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो ये बच्चे करते हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा वही चीज़ें करने का ट्राई करो। डेफिनेटली ज़रूर ध्यान देते हैं कि कहीं ना कहीं मैं जो कर रहा हूँ वही वो सामने वाला कर रहा है। तो धीरे धीरे आपको अट्रैक्ट करना है बच्चे को कि वो कहीं अपने आप में ही पूरा दिन लॉस्ट ना रहे। एटलीस्ट मैं घर में उसके साथ प्रेजेंट हूँ तो पूरा टाइम वो मेरे साथ इन्वॉल्व करे, मुझे नोटिस करे, मेरे साथ उसको खेलने का मन होना चाहिए। तो वो अट्रैक्शन आपको ढूंढनी है। तो इसके लिए इमिटेशन का वीडियो मैंने डाला है, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा फन हो जाता है। बाकी का जो लर्निंग का रहता है उसमें तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहते हो, बिकॉज थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो वो सीखते भी नहीं हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये है कि आपकी बच्चे के सामने यही इमेज ना बन जाए कि हर वक्त मेरे सर के ऊपर चिक 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 करते रहते हैं, हर चीज़ में ज़बरदस्ती हो रही है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसमें उसको इंजॉय, उसका एंटरटेनमेंट हो। और डेफिनेटली इनको एंटरटेनमेंट किस चीज़ में आता है, अपने जो रेपिटेटिव इनके बिहेवियर इश्यूज होते हैं उन्हीं में उनको फन आता है। तो थोड़ी देर आप उस चीज़ को इमिटेट कीजिए एंड देन आपको जो सिखाना है खेल खेल में आप वो चीज़ सिखाइए। तो बाकी सेंसरी इश्यूज, जो सेंसरी इश्यूज हैं गाइस, वो तो ऑब्वियसली उनका जो मेन ट्रीटमेंट है वो ओटी के हिस्से ही होता है। उनकी अगर आपको पहले ये जानना होता है कि मेरे बच्चे में कौन कौन से सेंसरी इश्यूज़ हैं, बिकॉज एक ऑटिस्टिक बच्चे में बहुत रेयर होता है कि उसमें सारे ही सेंसरी इश्यूज़ हों। तो उनके रिगार्डिंग तो आपको डेली एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। जैसे ओटी का जो भी सेशन होता है, या आप ओटी नहीं ले रहे हो तो आपको देखना है सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैंने भी बनाए हैं। पहले तो असेसमेंट कीजिए कि कौन सा सेंसरी इशू है, फिर उसके रिगार्डिंग आपको डेली ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करनी है उस सेंसरी इशू को काम डाउन करने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होता ही है सेंसरी इशू, तो जैसे ही आप उसकी जो एक्टिविटी है वो करवाते हैं तो धीरे धीरे वो काम डाउन होने लगता है। और बाद में स्टीमिंग बिहेवियर आपको नीड बेस देखने को मिलता है, यानी कि जब अनकंफर्टेबल हैं तभी ज़्यादातर वो स्टीमिंग करते हैं। जैसे कि अभी अर्नब का हम लोग देखते हैं, फ्री टाइम में ऐसे नहीं है कि वो स्टीमिंग करेगा, वो तभी करता है जब अनकंफर्टेबल होता है या ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तब उसकी हम लोगों को स्टीमिंग देखने को मिलती है। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं गाइस। और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। और इन चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए। वीडियो काफ़ी लंबा है, बट आई थिंक अगर इस पूरे वीडियो को आप लोग सुनते हो और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको बाद में देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं 7-8 ईयर का है, 10 ईयर का है, 12 ईयर का है, 13 ईयर का, अभी तक वो बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं गाइस। तो उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने फॉलो किए हैं, मैंने अपनी जर्नी से सीखे हैं, ये जितना अर्ली एज में आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, अपनी इवैल्यूएशन कीजिए, असेसमेंट कीजिए कि हमने पास्ट में कौन कौन सी चीज़ें छोड़ दी हैं जिसकी वजह से हमें अभी भी अपने बच्चे में ये इशू देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली उनको भी इस चीज़ से हेल्प होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।